यस डॉक्टर मुनव्वर साहब, आपसे मैं ये एक टर्म आपके सामने रखना चाहूँगा। आपके साथ आर्टिकल भी मैंने शाम को शेयर किया था, उसमें ये टेक्नो नेशनलिज्म की टर्म आई है। डॉक्टर उस्मान साहब ने जो अभी बातें की कि चाइना में भी इतनी वो प्रोडक्शन नहीं, लेकिन वहाँ पे उस आर्टिकल के अंदर उन्होंने कहा कि ये जो टैरिफ्स लग रहे हैं चाइना के ऊपर यूएसए की तरफ से, अब चाइना ने उसका एक हल ये निकाला है कि उन्होंने डिपेंडेंसी को डिक्रीज किया है कि जो टेक्निकल डिपेंडेंसी और उनकी जो इंपोर्ट्स हैं इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल, उसके ऊपर रिलायंस आउटसाइड सोर्सेस पे कम करके इन्वर्ट कर लिया जाए, विच मीन्स कि चाइना अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता है। उससे उनके यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी होगी, उनकी डोमेस्टिक नीड्स भी पूरी होंगी एंड उनकी एक्सपोर्ट्स भी उनकी कॉस्ट भी नीचे रहेगी। सो इन ऑल ऑफ दिस ये टेक्नो नेशनलिज्म की तरफ बात जा रही है, रीजन्स ऐसे डिवाइड हो रहे हैं। आप जरा इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से देखिए कि ये टेक्नो नेशनलिज्म में अब आपको दुनिया कैसे डिवाइड होती नजर आ रही है। क्वाड्स है, BRI है, ब्रिक्स है, ये जो हमारे सामने नक्शा बन रहा है, तो उसमें जो मैंने शुरू में बयान किया कि अगले 4 से 5 साल का अंदाजा ही है, वी कैन नॉट से फॉर सर्टेनिटी कि इतना वक्त होगा। क्या डेवलपमेंट्स आपको नजर आती है ऑन द वर्ल्ड मैप? माइक ऑन कीजिएगा कहेंगे। पहले तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन, एक दफ़ा फिर आपने मदऊ किया प्रोग्राम में, और उस्मान भी यहाँ पे हैं, एक्सपर्टीज उस्मान के पास है इकोनॉमिक, और डॉक्टर हसनैन जावेद यहाँ पे ऑलराउंडर मौजूद हैं। तो 4 पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। पहला पॉइंट तो ये है कि हमें ये समझना होगा कि वी आर लिविंग इन इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड। आज की 21वीं सदी में कोई अगर ये समझता है कि ग्रेटर पावर या मेजर पावर वॉर अफोर्ड कर सकता है, कॉन्फ्लिक्ट में ज़्यादा देर रह सकता है, या कॉन्फ्लिक्ट मैनेज किए बगैर क्राइसिस में या वॉर की तरफ जाएगा, तो ये मैं समझता हूँ एक नासमझी की बात होगी। बिकॉज़ आपको याद होगा कि इज़राइल 6 दिन की वॉर के अंदर अरब ममालिक को उसने भुगताया था, चाहे वो जॉर्डन था, इजिप्ट था, सीरिया था। लेकिन अब तकरीबन उसने 1.5 साल जंग लड़के देख लिए, 15 महीने से ज़्यादा जंग लड़के देख लिए, और रिजल्ट कुछ नहीं आया। वही हमास के टर्म्स एंड कंडीशन पे उसे बात करनी पड़ी। इससे पहले वियतनाम हमारे सामने, अफगानिस्तान हमारे सामने, तो पहले तो ये समझना चाहिए कि वी आर लिविंग इन इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड। अब उसका एविडेंस आपको मैं देता हूं क्वांटिटेटिव फॉर्म के अंदर। इस वक्त जापान और चाइना की जो ट्रेड है 124.63 बिलियन डॉलर्स की है। 124.63 बिलियन डॉलर की 2024 की ट्रेड है बिटवीन जापान एंड चाइना। और तारीखी तौर पे जापान एंड चाइना हमेशा मुखालिफ रहे और कंपीट करते रहे। और आपको याद होगा कि मंचूरिया के ऊपर सबसे पहले जापान ने कब्जा किया था, बाद में रशियंस ने आके वो किया। तो जापान और चाइना का, चूंकि वो एक बोशिडो कल्चर था जापान के अंदर, कन्फ्यूशियस सिविलाइजेशन थी चाइना के यहाँ, तो ये सिविलाइजेशनल क्लैश भी रहा है। तो लिहाजा पहले तो ये हमें समझना चाहिए। दूसरा, जापान और यूएस की अगर आप ट्रेड देखें तो 141.52 बिलियन डॉलर्स की थी। और एक वक्त था डॉक्टर साहब, कोल्ड वॉर खत्म हुई, कोल्ड वॉर के बाद कोई 5 थीसिस आए अमेरिका के अंदर इंटेलेक्चुअली। एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का था, एंड ऑफ हिस्ट्री था, क्लासिकल रियलिज्म था, प्राइमेसी ऑफ इकोनॉमी था, और ह्यूमैनिटेरियन इज्म के ऊपर एक थीसिस आया था। अब इसमें जो मेजर दुश्मन करार दिया उन्होंने कि जनाब इस वक्त अमेरिका को कहां से प्रॉब्लम आएगा, कंसेंसस ये था कि जो अमेरिकन स्ट्रेटेजिक अलाइज जो कोल्ड वॉर में रहे, जापान एंड जर्मनी, वो चैलेंज पोज करेंगे अमेरिका को। लिहाजा जापान को कंटेन किया जाए, और ट्रेड डेफिसिट जो था अमेरिका के तरफ ज्यादा था, और अमेरिकन कोशिश कर रहे थे कि जापान के साथ उन मामलात को हल करें, और फिर उन्होंने इस तरह की पॉलिसीज बनाई थी। लेकिन अब आप देखिए जापान और यूएस 141.52 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड है, दोनों की पॉपुलेशन आप जहन में रखिएगा। तीसरा, चाइना और अमेरिका की 760 बिलियन डॉलर से अबव की ट्रेड है, और मंथली ट्रेड जो है वो 50.6 बिलियन डॉलर्स की है।
और 50.6 में से $48 बिलियन एक्सपोर्ट करता है चाइना यूएस को। अब आप इस इंटरडिपेंडेंस में ये समझते हैं कि बहुत बड़ा क्लैश होगा, यानी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में तो आप ये बात कर लें कि क्लैश होगा, अपनी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी के लिए इस तरह के सवाल उठाएं, प्रैक्टिकली ये मुझे इस वक्त मुमकिन नजर नहीं आ रहा। उसके अलावा चाइना और यूएस जो है कंपटीशन, आप कंपटीशन कह सकते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा उसमें खिंचाव पैदा होता है तो आपने देखा कि यूएस कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट की तरफ जाता है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में एक उन्होंने एफर्ट डाली और उसके बाद उन्होंने अपने की 3 मिनिस्टर्स को या स्टेट सेक्रेटरीज को चाइना भेजा और उन्होंने डीकपलिंग से वो डी रिस्किंग की तरफ उन्होंने नैरेटिव अडॉप्ट किया। तो मेरा कहने का मकसद, मेरा जो असल मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि यू आर लिविंग इन इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड, कंपटीशन चलती रहेगी, लेकिन इनका सर्वाइवल भी साथ साथ है। चाइना भी नहीं चाहता कि अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर को मुकम्मल तौर पे डीरेल करे। जापान का भी क्वाड के अंदर कहना था कि हम इंडिया को सेंट्रल पोजीशन नहीं देते, हमारे नजदीक सेंट्रल फार ईस्ट एशिया जो है उसकी सेंट्रल पोजीशन है, हमें ट्रेड को प्रोटेक्ट करना है, न कि चाइना के साथ मुखासमत लेनी है। जी राइट, आपने ये इंडिया का जो तस्करा किया, जो इस वक्त इमर्जिंग सिचुएशन है उसमें रशियन ऑयल पे जो पाबंदी और ये कीमतें बढ़ाने की जो बात की है ट्रम्प साहब ने, और फिर ईरान के साथ जो मामला चल रहे हैं उसमें, और डॉक्टर हसनैन साहब जो इस वक्त टैरिफ्स लगाए हैं ट्रम्प साहब ने, उसमें जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं ज्यादा डोमिनेटेड और ओन्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, उनके प्रॉफिट्स नीचे जाते हैं, वो अफेक्ट हुई हैं और वही आउटसोर्स हुआ था सारा काम इंडिया में। सो वो तो एक पहलू है कि वो हाउ दे आर अफेक्टेड। बट चलिए जरा लेट्स फोकस ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर नाउ। जापानीज इन्वेस्टमेंट को यूएसए में आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये वाकई एक चैलेंज बन सकती हैं चाइना के लिए? माइक ऑन कीजिएगा जी। अच्छा, सबसे पहले जो है वो, क्योंकि डॉक्टर मुनव्वर ने बहुत डिटेल के अंदर जो है वो गुफ्तगू करते हुए उसको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वर्ड को बड़ी क्लैरिफाई कर दिया, और जो आखिरी बात उन्होंने क्वाड्स पर लेकर आए। अच्छा, क्वाड्स के ऊपर मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूं कि वो बीआरआई के अगेंस्ट जो है वो बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। अच्छा, वो नाकाम कैसे हो गई वो उसके बारे में मैं आपको दलील दे देता हूं। वो ये है कि जो भारत ने क्वाड्स को बज़ाब्ता फौजी इत्तेहाद बनाने से इनकार कर दिया और इसे सिर्फ इक्तिसादी और स्ट्रेटेजिक ताउन तक महदूद रखा। अच्छा, उसमें भी आप ये समझ लीजिए कि ये तीसरे दर्जे की तो बड़ी दूर की बात है, ये सुपर पावर बनना चाहते हैं, ये मीडियम रेंज पावर भी इकोनॉमिक तौर पे माशी लिहाज से नहीं बनेंगे। उसकी दलील मैं अक्सर देता रहता हूँ, अभी मजीद देता हूँ। वरना अगर ये होता तो जापान की सूरत हाल इस तरह ना आती और 1 ट्रिलियन वाली बात भी ना आती, लेकिन उसमें मामले में क्या होता है वो मैं अभी बताता हूँ। अच्छा, चीन और भारत के दरमियान कई सरहदी झड़पें हो चुकी हैं, लेकिन भारत अभी भी चीन के खिलाफ मुकम्मल तौर पर अमेरिकी पॉलिसी नहीं अपना रहा। अच्छा, इसमें ये समझ आ गई कि इसकी अलाइनमेंट जो है वो नॉन अलाइनमेंट की जो बात वो कर रहा था उसमें उसको नाकामी हो गई, और जयशंकर को जो है वो मुंह छुपा लेना चाहिए। इस तरह ऑस्ट्रेलिया चीन के साथ तिजारती ताल्लुकात जो खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि इसकी मईशत चीन पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करती है। जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया कि मैन्युफैक्चरिंग, अच्छा अगर कोई भी बात इस मामले में होगी तो मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर चीन में इस वक्त सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग है। फिलीपीन की अगर कोई बात करता है या साउथ कोरिया की बात करता है तो फिलीपीन की आबादी 1,70,00,000 पर है। वियतनाम में लेकर जाने की कोशिश की थी, वियतनाम के हालात खराब हैं। बाकी ममालिक में मैं सबका भी जो है वो रिसेंट में मैं दौरा करके आया हूँ, उनकी इंडस्ट्री के हालात बहुत ज्यादा खराब है। इस वक्त सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन हो रही है लो कॉस्ट लीडरशिप के अंदर अगर आप देखें तो चाइना जैसी आप जो है वो लो कॉस्ट प्रोडक्शन कहीं नहीं कर सकते, और जापान में जो हो रही है वो क्वालिटी ओरिएंटेशन हो रही है। आप इकोनॉमीज ऑफ स्कोप में बात कर सकते हैं, लेकिन इकोनॉमीज ऑफ स्केल के अंदर चाइना का कोई मुकाबला ला नहीं सकता। और अगर इंडिया की बात करते हैं, इंडिया तो सारा का सारा डिपेंडेंट है, मुकम्मल तौर पर डिपेंडेंट है। $101 बिलियन के बाद $116 बिलियन की इंपोर्ट लेता है और 10% का भी जो है वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहा। अच्छा,
अब इसी तरीके से जनूब मशरकी एशिया के ममालिक मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपीन भी क्वाड्स में शामिल होने से हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे हैं और वो इसके अंदर शामिल नहीं होना चाहते। चुनांचे इसके जरिए खत्ते में BRI क्वाड्स के लिए भी के बदले में जो क्वाड्स है, जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, क्वाड्स के बदले में चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में अपनी सरमायाकारी और असर रसूख मजीद बढ़ा दिया। यानी ये तमाम ममालिक, डॉक्टर मुनव्वर ने जिस तरीके से कहा वो बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अब जो है वो चाइना ऑफ कोर्स जो है वो लीड ले रहा है और इसका कंपैरिजन कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट प्रोडक्शन के अंदर नहीं हो सकता। चीन ने पाकिस्तान और रूस और दीगर ममालिक के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजबूत किए ताकि अमेरिका के खिलाफ एक नया ब्लॉक बनाया जा सके। अब मैं जाता हूं, अगर आप इजाजत देते हैं, तो यूएस जापान जो अलाइनमेंट की बात अगर करते हैं, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जो कि इंटरनेशनल रिलेशन की है। डॉक्टर मुनव्वर के एरिया में मैं टांग अड़ाना तो नहीं चाहता, इजाजत दें तो हल्की से अड़ा लेता हूं। वो ये कि कॉन्डोलीजा राइस जो है उन्होंने कहा था कि जो यूक्रेन की जंग है उसमें, यानी आप यूं समझ लें, ये जब छिड़ी तो रशिया इमर्ज एज डिसरप्टिव पावर। अच्छा, अब उसने ये टेक्नो नेशनलिज्म का आपने अभी टर्म कॉइन की, ये बहुत अच्छी टर्म है। उसमें अब आप ये देखें कि जापान यूएस अलायंस के ऊपर अगर मैं बात करूं तो दोबारा से उसको बुलाना और वो क्या बात कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में लाना, यानी चाइना के नाम पर लाना। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि चाइना से ट्रेड पार्टनरशिप पर वो आमादा नहीं हो रहे, तैयार नहीं हो रहे। यहां मैं एक और बात करूं कि जो लोग ये समझते थे कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी के साथ आ रहा है, वो गलत साबित हो गए। अब उनको क्लियर हो जाना चाहिए कि पेंटागन, CIA, एस्टेब्लिशमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट ये वीक नहीं हुआ, चेहरा तब्दील हुआ था। जो ट्रंप का असल चेहरा जो है वो आपके सामने वापस आ गया है, नजर आ गया है। यही कंटिन्यूएशन ऑफ द बाइडेन पॉलिसी थी, यही ओबामा पॉलिसी थी। आप जितने मर्जी चेहरे बदल लें, इसका मतलब हुआ CIA बैक नहीं हुआ, पेंटागन बैक नहीं हुआ। अच्छा, कैसे नहीं हुआ? उसमें डिफेंस कमिटमेंट के ऊपर अगर मैं बात करूं तो बल्कि डॉक्टर मुनव्वर इसमें ज्यादा डिटेल बात करेंगे। सबसे पहली बात जो ये है कि अभी उन्होंने इस पे एडजस्टमेंट करनी है, यानी ग्लोबल रीएडजस्टमेंट की बात हो रही है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, डिफेंस कमिटमेंट पे बात हुई कि जापान commitment to reinforce its defense capabilities, reaffirmation of the US defense commitment including the application of the Article 5 of the Japan-US Treaty to the Senkaku Islands। अच्छा, अब ये 3 आइसलैंड्स हैं जिसके ऊपर बात हो रही है। रीजनल कोऑपरेशन के ऊपर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, क्वाड्स है प्लस ट्राइलेटरल एफर्ट्स में साउथ कोरिया और फिलीपीन। ना साउथ कोरिया की इनपुट बहुत ज्यादा आ रही है, ना फिलीपीन 1,70,00,000 लोग हैं, कंज्यूमर सोसाइटी है, अच्छे कपड़ा पहनना चाहते हैं पाकिस्तान की तरीके से, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग उतनी है नहीं। अच्छा, चुनाचे ये बात बिल्कुल ही इसको मैं नलिफाई करता हूं कि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग का कोई खास स्कोप नजर आ रहा है। चुनाचे मेरी तरफ से ये नलिफाई। इकोनॉमिक पार्टनरशिप के ऊपर अगर बात करूं तो यहां पर जो जापान कंटिन्यूस स्टेटस है द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन द यूएस, देन नाउ मूविंग ऑन टू द यूएस 1 ट्रिलियन, दे आर विलिंग टू elevate its investment in the US to $1 trillion। कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 778 अरब जो है वो ऑलरेडी कर रहा है, 350 बढ़ा के क्या कर लेना है। डॉक्टर जाफर, इसको आप जरा पॉइंट ले लीजिएगा। ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट को ज्यादा बढ़ाकर दिखा रहे हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ बाइंग पावर बढ़ा रहे हैं। ये इसी तरीके से बात है जिस तरह मैंने आपको बताया था, वो चाइना के साथ जो टैरिफ के ऊपर इस तरह से डील कर रहा है जैसे पठानों का लड़का कारपेट बेचता है। तो ये जो पठानों का लड़का जो कारपेट बेच रहा है ना, 65% लगा देंगे, 6% लगा देंगे। अच्छा, 65% से 6% और 6% के बाद मेरे ख्याल में 2% पे भी आ जाएंगे और फिर कहेंगे भाई तुम ले जाओ वैसे ही। अच्छा, अब पॉइंट यहां पर ये कि जो एग्रीमेंट है ये किस में प्रमोट करना चाहते हैं? ये बिजनेस एनवायरनमेंट इंप्रूव, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट, AI डेवलपमेंट, एडवांस टेक्नोलॉजी। मान लिया भाई AI में कर लोगे, एडवांस टेक्नोलॉजी में कर लोगे, बाकी चीजों में कर लोगे, लेकिन सबसे बड़ा सब्जेक्ट जो है वो एनर्जी कॉर्पोरेशन है। यानी कहना ये US LNG एक्सपोर्ट टू जापान। अच्छा, दे वांटेड टू यानी स्ट्रेंथनिंग एनर्जी सिक्योरिटी। अब एनर्जी सिक्योरिटी के अंदर LNG एक्सपोर्ट होना है जापान को। अगर जापान को नहीं होती और कनाडा से अगर ये जिसको 51 स्टेट ये बनाना चाहते हैं, 91 स्टेट बनाना चाहते हैं, कनाडा इनके साथ ताल्लुकात नहीं बनाता, तो इसका मतलब है कि ये सारी की सारी LNG है वो डायरेक्ट चाइना के पास चली जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम, तो चाइना जो है वो एलिवेट कर जाएगा। अच्छा जी, जापान तो कहीं मुझे नजर आ रहा फिर भी। अच्छा, जिस एरिया में मैं बात कर रहा हूं उसको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप मेरा सब्जेक्ट नहीं है।
मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया के जो गरीब हैं, अगर मैं 4 अरब भी निकालूं या 5 अरब भी निकालूं, वो लो कॉस्ट लीडरशिप के अंदर जाएंगे। यानी लो कॉस्ट प्रोडक्शन के जो है वो जो उनकी बाइंग पावर है वो वहां की है। मैं इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप और एप्पल आईफोन यूज करने वालों की बात नहीं कर रहा, मैं सुई धागे और छोटे छोटे खिलौनों की बात कर रहा हूं। यानी फॉर एग्जाम्पल, आप मेरी एग्जाम्पल समझ लें, यानी मैं अगर एक मोबाइल कवर की बात कर रहा हूं, उस मोबाइल कवर को अगर चाइना में आप खरीदे तो 3 RMB का है, पाकिस्तानी 120 रुपए का बना। हर चाइना की अमेरिका की मार्केट के अंदर वो $33 का पड़ा हुआ है, $33। सो $33 और 3 RMB में फर्क है। सो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर पीस का हुई चंद सेंट्स। ठीक हो गया। इसके बाद जो है वो फॉरेन पॉलिसी के इशू पे बात करते हैं, वो मैं अभी डिटेल में नहीं जाना चाहता। एब्डक्शन इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वें नंबर पे एब्डक्शन इशू पे बात कर रहा हूं। एब्डक्शन में उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप रिन्यूड सपोर्ट फॉर द रिजॉल्विंग नॉर्थ कोरिया एब्डक्शन फॉर द जापानीज सिटीजन। अच्छा, प्रोडक्टिव डायलॉग पे कोई खास बात मैं समझता नहीं हूँ। विजन फॉर द फ्यूचर, यूएस ट्रंप साहब जो है वो जापान को जो रास्ता है वो भी ले डूबेंगे।